अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। लॉन्ग मार्च कब होगा? इस्तीफे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे? तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी या नहीं? ये वो सवालात हैं जिनका फैसला अपोजिशन इत्तेहाद PDM कल होने वाले अहम तरीन इजलास में करेंगे। ये इजलास इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इससे पहले अपोजिशन की बड़ी जमातों में इख्तलाफात खुलकर वाजे हो चुके हैं और एक दूसरे पर शक का इजहार भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफों के ऑप्शंस के इस्तेमाल पर झिझक के बाद तहरीके अदम एतमाद पर जिद ने अपोजिशन को मुश्किल में डाल दिया है। नून लीग के रहनुमा वाज़े तौर पर इस ऑप्शन के खिलाफ हैं और गुज़श्ता दिन नून लीग के इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि अब फैसले हो जाने चाहिए, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए। इस वक्त भी नून लीग का बड़ा अहम इजलास जारी है जिसमें इस बात का फैसला होना है कि कल PDM के इजलास में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ये बात बताते चलें कि पार्टी अभी तक खुद इस्तीफों के मामले पर तकसीम का शिकार तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अलबत्ता जरूर इस्तीफों के मामले पर अल्टीमेटम दे चुकी है। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं दे रही, उनकी स्ट्रैटेजी फिर ठीक है। नहीं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे PDM के अंदर मुशावरत के बाद अगर नहीं देगी तो PDM से बाहर होगी। कल का दिन इस लिहाज से फैसला कुन होगा। बिलावल भुट्टो PDM को अदम एतमाद पर मनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ये दावा कर चुके हैं कि उनकी जमात होमवर्क कर चुकी है, 10 से 12 वोटों की बरतरी हासिल की जा सकती है अदम एतमाद में। लेकिन मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज दोनों इस राय का इजहार कर चुके हैं कि वो इस पर राजी नहीं अदम एतमाद पर। ऐसे में क्या अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख और इस्तीफों के ऑप्शन के इस्तेमाल पर हतमी फैसला कर भी पाएगी या नहीं? इस सारे मामले में सियासी टाइमिंग भी अहम है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ ऐन उस वक्त सामने आई है जब सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं, पार्लियामेंट का नंबर गेम बदलने वाला है। क्या पीपल्स पार्टी जो माजी में भी सेनेट इंतखाबात में सरप्राइज दे चुकी है, इस बार भी कोई नया सरप्राइज दे पाएगी? क्या इसी वजह से अपोजिशन हुकूमत की जानिब से ओपन बैलेट की कोशिशों की मुखालफत कर रही है? आज हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के लिए लाई जाने वाली जो आईनी तरमीम है, उस पर कौमी असम्बली में अपोजिशन ने खुलकर इस तरमीम की मुखालफत की, जिसके तहत तजवीज़ यह किया गया कि ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में ओपन वोट दिया जाए ताकि सबको मालूम हो सके कि अरकान असम्बली ने किसको वोट दिया और क्या पार्टी के खिलाफ वोट दिया गया, यानी वोट बेचा गया या नहीं। हुकूमत अपोजिशन पर वोट खरीदने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन यहां पर नाज़रीन सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सदारती रेफरेंस का फैसला होने से पहले ही आईनी तरमीम लाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सवाल किया गया कि अगर कोई रुकन असम्बली आइन के तहत पार्टी को वोट देने का पाबंद नहीं तो इस तरमीम से क्या हासिल होगा। हुकूमत को एक और मुश्किल का सामना भी है। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो सेनेट इंतखाबात से पहले अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने के ऐलान पर नोटिस के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत को भी इस बात का खदशा है कि नाराज अरकान किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका नुकसान सेनेट में हुकूमत को उठाना पड़ सकता है। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इमरान खान को किसी किस्म यानी एक वज़ीर आज़म को किसी किस्म के फंड्स जारी करने का इख्तियार नहीं। और नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। PDM पे भी बात करते हैं, कल शायद PDM का फ्यूचर भी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन आज जो कौमी असेंबली में हुआ कि सीक्रेट बैलेट को खत्म करने की जो आईनी तरमीम थी, आपकी पार्टी ने उसकी मुखालफत की, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गया कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो कि ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया ये तरमीम बन सकती थी, आपने उसे होने ही नहीं दिया। तो ये कैसी जमहूरियत और काय की वो मिसाके जमहूरियत आपने साइन किया था? नहीं, ये तो आपने थोड़ी सी सिंपलिस्टिक सी बात की है। मैं आपको एक इसका टेक्निकल जवाब दूंगा, फिर आपको असल जवाब दूंगा। टेक्निकल जवाब इसका ये है कि एक मामला जिसको हुकूमत बजाय पार्लियामान में लाने के कोर्ट के अंदर लेकर गई हुई है और एक सब जुडिस मैटर है जिस पे रोज तबसरे हो रहे हैं, उसको आप पार्लियामान में कैसे लेकर आ रहे हैं? आप पहले ये तो फैसला कर लें कि आपने पार्लियामान में ला के फैसला जात करने हैं या आपने ये तमाम फैसले अदालत से करवाने हैं। यानी आप अपना हक, पार्लियामान का इंडिपेंडेंट हक कि वो तमाम आईनी तरमीम और कानून साजी करे, जब आप खुद अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ पकड़ा देते हैं, चाहे वो अदलिया ही हो, तो फिर आप क्या बातें कर रहे हैं कि जब अदलिया ने आपको 2-3 तुनके मारे। दाढ़ी वहां पे उन्होंने पकड़ाई, लेकिन अब तो पार्लियामान में आ गए हैं ना, अभी तो बॉल आपके कोर्ट में था, आप खत्म कर सकते थे सीक्रेट बैलेटिंग को। अभी तो ये एक सारी एक्सक्यूजेज हो गई ना, वो अदालत चले गए, पहले मिल जाना चाहिए था, अब तो पार्लियामेंट। नहीं,
जो पैकेज वो हमारे सामने ला रहे हैं, जरा उस पैकेज की तफासील देखिए आप। उसके अंदर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो असल में सियाहत है, ये भी हिस्सा है उसका। यानी सियाहत क्यों है कि अगर आप दोहरी नेशनैलिटी, दोहरी शहरियत रखते हैं तो आप आके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ें भाई, और अगर आप इलेक्शन जीत जाएं तो अपनी शहरियत छोड़ दीजिएगा, और अगर इलेक्शन हार जाएं तो वापस चले जाइए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या लंदन या जहां से भी आप आए हैं। आप देखिए किस किस्म के कवानीन ला रहे हैं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि इसमें कबाहत क्या है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी, सॉरी कतई कलामी की माफी, आप अपना जवाब दें मुझे। यहां पे एक पॉइंट है कि मिलियंस की तादाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आपसे ज्यादा कौन जाते हैं जितना वो अपने वतन से प्यार करते हैं, सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, रेमिटेंसेज, और जब भी हम पे कोई आफत आती है दे आर द फर्स्ट वन, पहली लाइन ऑफ हमारी हेल्प जो है वो वही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उनके लिए ये कर लिया जाए कि जी आए आप इलेक्शन में हिस्सा लें, अगर आप जीत जाते हैं फिर आप नेशनैलिटी छोड़ दें, ये तो बड़ी ठीक ठाक शर्त है। अगर हार जाते हैं तो ठीक है, आप ना छोड़ें। कैसी आप अजीब बात कर रहे हैं? यानी पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या सियाहत है? या तो आप इसको खत्म कर दें कि आप बेशक दोहरी शहरियत के हामिल हों, आप आए पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ें, अपनी दोहरी शहरियत रखें और आप पाकिस्तान की पार्लियामान में सर्व करें। आप क्या कम या ज्यादा पाकिस्तानी हो जाते हैं शहरियत रखने या छोड़ने से? अगर मैं आपका आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ाऊं तो कोई जरूरत ही नहीं है आप कहिए कि दोहरी शहरियत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर वो पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं तो हमें गर्ज नहीं है कि उनकी दूसरी शहरियत कहाँ की है। मगर ये कि पाकिस्तानी सियासत एक सियाहत है कि आप सैर करने आए, इलेक्शन लड़े, जीत गए तो क्या बात है, वरना फिर आप वापस चले जाएं, ये क्या बात है? इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से जुड़े जो लोग हैं, कुछ लोग जिनकी अभी भी दोहरी शहरियत है, उनसे मसला है। ओपोजिशन जमातों को दोहरी शहरियत वालों से नहीं है। असल प्रॉब्लम तो ये है ना, अब टेक्निकली जो भी इसकी एक्सक्यूज दे दी जाए, लेकिन असल प्रॉब्लम यही है। तो इसको जरा उल्टा लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कानून साजी, आइन साजी नहीं करना चाहते, सिर्फ उनके इर्द गिर्द जो हवारी हैं, जो दोहरी शहरियत रखते हैं, उनको एनआरओ देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये तो मौकिफ मुस्लिम लीग नून का ये मौकिफ रहा है कि ये अपने दोस्तों को नवाजने के लिए ये कानून साजी है। मैंने तो ये बात आपके सामने नहीं रखी, आपने रखी। आपने मुझे कहा कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। तो आप क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वाहिद मकसद पार्लियामान में आना और आइन साजी करने का यह है कि वो अपने लोगों को एनआरओ दें और दूसरे लोगों के ऊपर मलबा गिराएं, उनको ऊपर हेरोइन के केसेस करें, उनको अरेस्ट करें, ये कह रहे हैं आप? ये मैंने बात नहीं शुरू की, आपने शुरू की। डॉक्टर साहब, मैंने ये बात शुरू की, मैंने क्वेश्चन मार्क यहां पे लगाया कि नून लीग और बाकी ओपोजिशन का मौकिफ ये है कि ये जो ड्यूल नेशनैलिटी वाला मामला है ये अपने लोगों को नवाजने के लिए कर रहे हैं। तो आपकी मुखालफत की असल वजह ये है ना कि ये कि जी सियाहत करने आ रहे हैं और वो चले जाएंगे, क्योंकि इससे देखिए सियासत अपनी जगह, लेकिन जो लाखों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका भी सोचना है ना हमें। आप बड़े समझदार आदमी है माशाल्लाह, ऐसे ना करें। पाकिस्तान की सियासत पार्ट टाइम चीज तो नहीं है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के लोगों का दुख दर्द का हल करना चाहते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान में रहना तो पड़ेगा ना। आपको जो अमेरिका में जाके भी पाकिस्तानी अपनी तरक्की करते हैं वो अमेरिकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, वहां रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पार्ट टाइम वहां जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके वाकई लोगों के दुख दर्द को हल करना चाहते हैं, जो करना चाहिए और लोग करते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन सियासत की एक रिक्वायरमेंट है कि आप वहां बैठते हैं उस इलाके में, उस इलाके के अंदर जो भी मसाइल हैं उनको लेके पार्लियामान में आते हैं। पार्लियामान में अगर ना भी आप आए, हार जाएं इलेक्शन, तो आप गली गली कूचा कूचा घूमते हैं और लोगों के मसाइल को हल करने की ऑपोजिशन हारे हुए कैंडिडेट के तौर पर कोशिश करते हैं। ये थोड़ी है कि आप आए लंदन से, आपने इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, और अगर हार गए तो पैक किया और वापस चले गए। इस तरह लोगों के मसाइल हल होंगे? आप सोचिए। अब मैं नुक्ता क्या पेश कर रहा हूं? मैं नुक्ता ये पेश कर रहा हूं भाई कि अगर पार्लियामान को वाकई आप कारामद बनाना चाहते हैं तो आपको एक मुसवदा लेकर आना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा मुसवदा हो। उसको पार्लियामानी कमेटी में भेजना चाहिए। उस पार्लियामानी कमेटी को 6-8 महीने लेने चाहिए, इस पे सोच विचार करनी चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे करना चाहिए, और फिर उसके बाद एक मुकदमा जो है पार्लियामान में पेश करना चाहिए। दीगर डॉक्टर साहब, आपको जो ये सीक्रेट बैलेटिंग वाला आईनी तरमीम आनी थी, इससे मसला नहीं है, इसके साथ जो चीजें उन्होंने जोड़ दी हैं उससे मसला है। तो ये अलग स्टैंड अगर ये तरमीम आ जाती। नहीं, स्टैंड अलोन तो मैं आपको मैंने इसके यकसर मुख्तलिफ बात की है। मैं दूसरी बात उसकी तरफ आता हूं जो आप कर रहे हैं
ये आईनी तरमीम के हवाले से। आपको पता है कि ये आर्टिकल 266 का हिस्सा है। इस आर्टिकल 266 के तहत 3 लिखा ये है कि हर आईनी जो इलेक्शन है, आईनी इलेक्शन, वो होगा सीक्रेट बैलेट के जरिए। अब आईनी इलेक्शन कौन कौन से हैं? नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का और सेनेट का। इसमें एक्सेप्शंस दी हुई हैं। एक्सेप्शंस हैं 2, यानी एक वजीर आजम का इंतखाब जो हाउस के अंदर होता है, दूसरा चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो हाउस के अंदर होता है। अगर तरमीम यह हो कि हाउस के अंदर होने वाला तीसरा इंतखाब जो सेनेट के चेयरमैन का होता है वो पेश किया जाए और उसको आप बेशक शो ऑफ हैंड्स के जरिए कर लें तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए पहले तो हो नहीं सकता, लेकिन चलें आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी 6 की 6 प्रेफरेंसेस या 4 की 4 प्रेफरेंसेस जो है उनको विजिबल कर दें। अगर आप ये तरमीम करें तो फिर नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या हर्ज है कि लोग जब वोट देने जाएं वहां पे भी तो वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। तो आपने एक हाथ में आपकी तस्वीर खींची जाए, एक हाथ में आपका आईडी कार्ड हो और एक हाथ में आपका वोट हो कि मैंने इसको वोट डाला है। वहां पे बूथ के अंदर आपकी तस्वीर खींची जाए और उस तस्वीर के जरिए फैसला किया जाए कि इलेक्शन कौन जीता है कौन हारा है, उसमें क्या हर्ज है? ठीक, तो ये तमाम चीजें ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। कल पीडीएम का बड़ा अहम इजलास हो रहा है और उसमें शायद ये फैसला हो जाएगा कि पीडीएम जो है वो उसका ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तक इस्तीफों के मामले पर आप में और पीपल्स पार्टी में भी कोई एक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ राय इस पर पाया जाता है। इस्तीफे हो तो कल क्या फैसला हो सकता है? सर एक ही दिन है, 24 घंटे हैं उसमें। आप कब इस्तीफा दे रहे हैं अपना सेनेट से? जी सेनेट से तो अभी मांगे नहीं गए, नेशनल असेंबली से और प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफे मांगे गए। फिर अपने आप को बचा गए डॉक्टर साहब आप। नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इसी का जवाब देने लगा था। क्यों, मुझे पता है कि आप क्या सवाल पूछेंगे। आपको याद होगा कि एक दफा इसी तरह की धक्कम पेल के जरिए हमारे जो सेनेट के कैंडिडेट्स इस दफा थे सबको कह दिया गया कि आपकी नॉमिनेशन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। मैंने तो अपना उसी दिन अपनी पार्टी को बता दिया था कि क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूं, मैं प्रोटेस्ट करता हूं इलेक्शन कमीशन की इस जजमेंट को, तो मैंने अपना इस्तीफा अपनी पार्टी को दे दिया है, उनके पास है, जब चाहे सरेंडर करते हैं। मेरी तरफ से तो उस दिन से इस्तीफा है जिस दिन से हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया गया था। तो मुझे कोई आर नहीं है, ये पार्टी की अमानत है। चले आपके इस्तीफे को हम साइड पे करके जेब में रखते हैं, फिलहाल बाकी इस्तीफों की बात करें। नेशनल असेंबली से कब मुस्ताफी हो रहे हैं? और अगर पीपल्स पार्टी ना हुई तो पीपल्स पार्टी तो बस आउट हो जाएगी पीडीएम से, या फिर भी चलता रहेगा ये मामला? तो कोई मसला नहीं। देखिए, अभी तक तमाम पार्टीज, मुख्तलिफ जमातें हैं जिनकी मुख्तलिफ आरा है, और ये जो पीडीएम के इजलास होते हैं या मीटिंग्स होती हैं उनका मकसद ही ये है कि सब बैठें, अपना अपना मुकदमा पेश करें। नाउ अब पीपल्स पार्टी का एक नुक्ता नज़र है, वो अपना नुक्ता नज़र लेकर जाएंगे कल। हमारा भी एक नुक्ता नज़र है, हमारा नुक्ता नज़र सख्त है। हमारा नुक्ता नज़र यही है पार्टी का कि हम लोगों को इस्तीफे देने चाहिए, तमाम पार्टीज को इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये तमाम नुक्ता नज़र पेश किए जाएंगे, मेरिट्स पे डिस्कशन होगी और हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जाएगी कि जो भी फैसला किया जाए वो पूरी पीडीएम का फैसला हो। बस वो डॉक्टर साहब जो भी फैसला करें बट टाइम कम रहेगी, आपने भी अगले शो में भी जाना है, जो भी फैसला करें, कोई मसला नहीं। एक और डेडलाइन ना दीजिएगा कल हमें। नहीं, डेडलाइंस हम देते रहेंगे। आपका शाम का प्रोग्राम जो है इसको गर्म रखने के लिए डेडलाइंस देते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। हम पे वोट का बोझ है, वो तो उठाना है ना भाई। अगर हमें कल एक और डेडलाइन आई ना डॉक्टर साहब, तो आपका इस्तीफा फिर जेब से निकल के टेबल पे आ जाएगा हमारे शो के, फिर शायद देना पड़ेगा। हमारे इस्तीफे तो, हमारे जो अरकान है वो तो अपना इस्तीफा पहले ही जमा करवा चुके हैं। अब पीडीएम के फैसले के बाद पार्टी ने फैसला करना है कि उसको हम कब जमा करवाएं और कैसे जमा करवाएं, और जमा करवाएं या ना करवाएं, ये पार्टी फैसला करेगी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इन्हीं मामलात पर आगे बहस करेंगे। अब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, कल बड़ा अहम इजलास हो रहा है पीडीएम का, लेकिन लग रहा यह है कि अभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है आपस में कोई इत्तेफाक राय फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि अदम एतमाद के लिए भी तादाद पूरी है। तो कैसे पूरी है आपकी तादाद? कहां से ये लोग आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल, कल पीडीएम के लीडरान का एक इजलास है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ रखेंगी और बाकी पार्टियां भी जो है अपनी तजावीज़ रखेंगी। हमारा जो है अदम एतमाद पे हमारा जो स्ट्रेस है, हमने जो है, क्योंकि पीडीएम जब बनी थी उसमें ये बात थी
कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक भी है, जिसमें जो है वो भी है, अपना इस्तीफे भी है। तो अपनी तजावीज़ लेके जो जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, कायल करेंगे हम PDM के रहनुमाओं को, उनके पास जो तजावीज़ होंगी बाकियों को कायल करेंगे, जिस पे हम मुतफिक होंगे वही चीज़ जो है कल जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो सामने रखेंगे। जहाँ तक मेंबरान का जो है आप कह रहे हैं कि कैसे पूरे होंगे, तो आप देखिए इस वक्त भी जो है बहुत कम वोटों पे जो है ये हुकूमत खड़ी है। किसी वक्त इनको एलाइज छोड़ सकते हैं। इनके अपने जो मेंबरान हैं उनके भी अगर आप हाथ देखें, इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स देखें, इनकी कैबिनेट की मीटिंग देखें, बाकी चीजें देखें, इनके अपने MPAs जो है वो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो बातें करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो हम समझते हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। नहीं कुंडी साहब, लेकिन आपसे सवाल यही होगा पीपल्स पार्टी से, कल नून लीग भी यही सवाल करेगी, मौलाना साहब भी यही सवाल करेंगे कि जी नंबर गेम बताएं कि कौन कौन जो है इमरान के खिलाफ वोट देगा, चाहे वो इत्तेहादी हों चाहे वो उनके हों, तो क्या वो होमवर्क आपका पूरा है? ये जवाब आप कल मौलाना साहब को और नून लीग को दे पाएंगे कि हम अदम एतमाद अगर पेश होगी तो वो कामयाब होगी? आदिल भाई, हमने अपना पूरा होमवर्क किया। अगर हमने तजवीज़ दी है तो इस पे हमने होमवर्क किया हुआ है। इंशाल्लाह हमारा होमवर्क पूरा है और हम हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इत्तेहादियों को कायल कर सकें, और इंशाल्लाह हम कायल करेंगे अपने इत्तेहादियों के कि हमारा जो है होमवर्क पूरा है। और हम जब बैठेंगे कमरे में, उनके साथ बैठेंगे तो उनके सामने अपने पूरे जो है जो हमारे पास कार्ड्स हैं हम उनको दिखाएंगे। अच्छा, ये जो आपके पास कार्ड्स हैं, चले हमें ना दिखाइएगा, लेकिन ये क्या जादू की छड़ी है? पीपल्स पार्टी जब भी सेनेट इंतखाबात आते हैं आपकी ज़्यादा सीटें निकल आती हैं, इसी तरह अदम एतमाद भी जो है वो आप कह रहे हैं कि हमारे पास 10-12 लोग ज़्यादा हैं, तो ये कैसे आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं? देखिए आदिल भाई, आप देखें कि अभी तक 2.5 साल हो गए। आप मुझे बताएं कि PTI के और उनकी इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटरीज क्या पोजीशन थी। जिस 5 करोड़ रुपए को हाकान अब्बासी के दौर में इमरान खान साहब हराम करा देते थे, आज वही इमरान खान साहब जो है वजीर आजम की हैसियत से टैक्स पेयर के पैसों पे 50-50 करोड़ रुपए जो है उस पे अपने मैनेज खरीद रहे हैं, बोली लगा रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए। और क्यों लगा रहे हैं? अगर वो इतने ही समझते थे अपने आप को कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, तो आज 50 करोड़ रुपए उन बल्दियाती इदारों को क्यों नहीं दे रहा जिसके वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते? इनको पता है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए इलेक्शन नहीं कराते। तो आज क्यों वो रिश्वत दे रहे हैं? आज क्यों साहबान को एक सीट उन्होंने दे दी है? और आप बहुत जल्द देखेंगे मुन्ना सिलाई साहब भी जो है, जिसको ये नहीं बनाना चाहते वजीर, उनको भी जो है वो ओथ देंगे और उनको भी वजीर बनाएंगे। आप देखें चौधरी साहबान को NRO मिल गया है, उनके सारे केसेस बंद हो गए हैं, तो क्या था मैं NRO नहीं दूंगा, और साथ साथ दे भी रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनकी जो पोजीशन है। अब जैसे मैंने बात की, बुजदार के अपने MPA, इनकी अपनी पार्टी के MPA इनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि जी वो कब्जा माफिया का सरगना है बुजदार साहब। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है कुंडी साहब, लेकिन उनसे तो नाराज हैं, लेकिन आपके पास क्यों आ रहे हैं? मतलब क्यों वो इमरान खान के खिलाफ आपको पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद को कामयाब करवाएंगे? कुछ तो होगा, क्या कोई लालच उनको दी गई है या दोस्त है आपके सारे, वो क्यों आ जाएंगे 10-12 लोग एक्स्ट्रा आपके पास? देखें, जब हुकूमत से लोग नालां होते हैं तो अपोजिशन के पास ही जाते हैं ना। जैसे आज ये लोग दिखा रहे होते हैं कि जी हुकूमत के अपोजिशन के MPs हमसे मिल रहे हैं, फलां मिल रहा है, फलां मिल रहा है। इस तरह हुकूमत के मेंबरान पार्लियामेंट भी जो है अपोजिशन के साथ मिलते हैं, और उसमें जो है जो उनके जो जिस तरीके से जो लोग हल्के की सियासत करते हैं, जो लोग वोट लेके आते हैं, आज आप देखें कि सारे इन्होंने डेपुटेशनिस्ट जो बाहर से आए हुए हैं, डुअल सिटीजन है, वो इनके एडवाइजर बने हुए हैं, वो इनके वजीर बने हुए हैं। और जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जो चीजें हो रही हैं इस मुल्क में, वो जब हल्के में पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं उन पे जो लोग सवाल करते हैं उनके पास उनके जवाब नहीं होते। अच्छा, ये बताएगा ये जो कुंडी साहब 10-12 लोग इनके खिलाफ आप ये दावा कर रहे हैं कि वो आपका साथ देंगे, क्या उनका ताल्लुक PTI से है या इत्तेहादी जमातों से? देखिए MNAs हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास 10-12 वोट ज्यादा है टोटल। अच्छा। तो ये 24-25 MNAs है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो 10-12 वोट हमारे से ज्यादा होंगे इंशाल्लाह जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी। ये कुंडी साहब कैलकुलेशन आपकी उल्टी ना हो जाए सेनेट की तरह। संजरानी साहब अभी तक चेयरमैन सेनेट हैं, आपके वहां पे अक्सरियत भी थी। आदिल भाई, जब मैदान लगे और घोड़े दौड़ेंगे तो सबको पता चल जाए क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि अभी अदम एतमाद पे काफ़ी तफसीली हमने बात की, लेकिन नून लीग इस्तीफों पर अड़ी हुई है, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने हमारे शो में ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर राजी नहीं होती तो PDM से बाहर होगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है, वो तो इस्तीफों पर ही अड़े हुए हैं। आप अदम एतमाद की तैयारी किए हुए हैं, तो इस्तीफों का फैसला PDM अगर कल कर लेती है तो आपने तो जितनी अदम एतमाद की तैयारी की है वो तो सारी पानी में रुड़ जाएगी। अदल भाई देखें, खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफों की बात की। हम इस्तीफों से ये नहीं कह रहे कि हम इस्तीफों से पीछे हटे हैं। हमने ये कहा कि इस्तीफे एटम बम है,
और एटम बम जो है वो आखिरी हथियार के तौर पर होता है। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती फिर आप इस्तीफे देते हैं। एटम बम जो है वो जो है वो इस्तीफे हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और हम देखेंगे कि ये आखिरी ऑप्शन है तो हम इस्तीफे के भी, अगर वो हमें मुतमईन करेंगे, जैसे वो कहते हैं कि हमें मुतमईन करे अदम एतमाद के में, अगर वो हमें मुतमईन करते हैं तो इस्तीफे बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, हमारी लीडरशिप ने उसके लिए अपने जानों के नजराने वैसे कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी होशियारी से खेल रही है। आपको पता है एटम बम कब आखिरी इस्तेमाल हुआ था दुनिया में? एटम बम इस्तेमाल ही नहीं होता। इसका मतलब कि इस्तीफे ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो मतलब ये कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो इस्तेमाल नहीं होगा, जो अपने अपने दिफा के लिए रखे। देखें, एटम बम आखिरी हथियार, तो खुदा ना करे कि ऐसे अगर आप एक चीज जो है गुड़ से एक बंदे को मार सकते हैं, उसको जहर देने की जरूरत है। अच्छा, चले ये बताइएगा कि कल नून लीग तो ये कह रही है कि कल फैसला हो जाएगा। बड़ा अहम इजलास इस वक्त नून लीग का जारी है। पीपल्स पार्टी भी क्या ये समझती है कि कल ही फैसला हो जाएगा? पीडीएम ने जो भी आगे करना है, चाहे वो अदम एतमाद की तरफ जाना है या इस्तीफों की तरफ जाना है, लेकिन कल इसका ऐलान जो है हतमी वो हो जाएगा। देखिए, जब लीडरशिप बैठेगी और जैसे मैंने आपको कहा पहले कि एक दूसरे को कायल करेंगे, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम जो है तफसील जो वहाँ पर लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुश्तरका तौर पर, तो वो सबके सामने आ जाएगी और इसका जो हमारा फ्यूचर का जो अमल है वो भी सबके सामने होगा। कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अहम मेला कल पीडीएम का सजने वाला है और उसमें फैसला हो जाएगा। नून लीग भी यही दावा कर रही है और पीपल्स पार्टी भी यही दावा कर रही है कि कहीं से और डेडलाइन नहीं आएगी। कल ये फैसला हो जाएगा कि पीडीएम ने इस्तीफे देने हैं या इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आनी है। वक्त हुए चाहते हैं एक ब्रेक का नाज़रीन, बड़ी अहम खबर उसके बाद आपके साथ शेयर करनी है कि सी पैक के मामले पर अभी तक तो सिर्फ अपोजिशन कहती रही है कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले किए जा रहे हैं, या चाइनीज़ की तरफ से कुछ ना कुछ जो है गिले शिकवे ऑन द रिकॉर्ड आए कि जी सी पैक पर उस तरह तेज़ी से काम नहीं हो रहा। लेकिन अब पहली बार कुछ हमें ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ दस्तावेजात आपसे शेयर करेंगे कि अब हुकूमत पाकिस्तान खुद मान रही है कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार हुए हैं, और उस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है। बड़ी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अहम समझे जाने वाला 62 अरब डॉलर का सी पैक मंसूबा मुश्किलात का शिकार हो चुका है और कई अहम मंसूबों पर काम जो है वो सुस्त रफ्तारी और इदारों की गफलत के बायस मुकम्मल नहीं हो पा रहे। हुकूमती सतह पर इस बात का पहली बार सरकारी तौर पर एतराफ़ सामने आ चुका है। बड़ी बात को मौसूल होने वाली एक्सक्लूसिव दस्तावेजात के मुताबिक, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी, 26 जनवरी को वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में काबीना की सी पैक कमेटी के खुसूसी इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर रेलवे आजम स्वाति की जानिब से इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया और वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट की अहमियत पर जोर देते हुए सी पैक की माशी अहमियत के साथ साथ सिफारती अहमियत पर भी जोर दिया और मंसूबों पर काम को तेज करने की तजवीज दी। उनके बकौल सी पैक पर सुस्त रफ्तारी पाकिस्तान की इस अहम मंसूबे में अदम दिलचस्पी की इक्कासी करेगी और यह कौमी मफाद के खिलाफ होगा, जिसकी तायीद उस इजलास के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक, जो कि दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, विफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति ने भी की। इजलास में सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि अब तक 13 अरब डॉलर के 17 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 12 अरब डॉलर मालियत के 21 मंसूबे उस पर इस वक्त काम जारी है और 28 अरब डॉलर के मंसूबे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। लेकिन इन मीटिंग मिनट से जो कि हमारे सामने मौजूद हैं, जो तशवीशनाक बात सामने आ रही है वो ये है कि गवादर के अहम मंसूबे को कई मसाइल का सामना है। अब तक बिजली मौजूद नहीं, वहाँ पर सूबाई टैक्स से इस्तिस्ना भी नहीं दिया जा सका। इसके अलावा गवादर पोर्ट फ्री जोन, गवादर स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे का अहम मंसूबा ML1 और खुसूसी इकनॉमिक जोन्स का मामला भी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। आपको याद दिलाते चलें कि इस मामले पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद कई सवालात उठे, खुसूसन जब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद ने बयान दिया सितंबर 2018 में कि चीन के साथ मंसूबों पर का जो है वो असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। फिर चीन की जानिब से सी पैक पर सुस्त रफ्तारी की जो शिकायत हैं वो सामने आई, सी पैक अथॉरिटी बनाने का उसके बाद फैसला तो हुआ,
जो नए बिल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह होगी। लेकिन इस अथॉरिटी के क़याम के बावजूद अहम मंसूबे ताख़ीर का शिकार क्यों हैं? इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम समझे जाने वाले CPEC जो मंसूबे हैं उस पर तेज़ रफ्तारी से काम क्यों नहीं हो पा रहा? इसी पर तफसीली बन के हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, ये बताइएगा, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं एक्सक्लूसिव, क्या वजह क्या है? CPEC में पहली बार इसका एतराफ़ किया गया है सरकारी सतह पर कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सुस्त रवि आई है, रफ्तार में कमी आई है। जी बिल्कुल आदिल, 21 जनवरी को खुसूसी तौर पे एक मीटिंग जो बुलाई गई कैबिनेट कमेटी की जो CPEC पे है, और उसका एक ही एजेंडा था और वो यही था कि जो सुस्त रवि के शिकार मामलात हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्यों हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। तो तमाम वजूहात जो अब तक जो मिनट्स में लिखी गई हैं उससे अंदाज़ा होता है, जिस पे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी बरहमी का इज़हार किया और असद उमर साहब ने, वो वजारतों की सतह पर बहुत ज़्यादा हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो फोरम है वो सही तौर पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। मिनिस्ट्रीज़ को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या काम करना है, कितने प्रोजेक्ट्स, चाहे वो एनर्जी के हैं, पेट्रोलियम के हैं, एजुकेशन, हेल्थ के हैं, वो उनको पता ही नहीं है और वो सुस्त रवि का शिकार हैं। जो फॉलोअप होने चाहिए वो चीज़ों पे उस तरह की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम नॉन सीरियस नहीं ले सकते और इस पर हम पे इल्ज़ाम आएगा कि हम शायद जानबूझकर इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, हालांकि इस किस्म की ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा ये बताइए कि इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं रियाज, जो कि अब गवर्नमेंट खुद मान रही है कि सुस्त रवि का शिकार है? क्योंकि चाइनीज़ की जानिब से बार बार शिकायत का इज़हार किया जाता है और ओपोजिशन बार बार ये कहती रही, खुसूसन नून लीग जो है वो ये कहती रही कि CPEC जो हम लेके आए थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसमें इन्वेस्टमेंट जो थी हमने शुरू करवाई और इस हुकूमत ने आके वो बंद करवा दी, सुस्त रवि का शिकार हो गया। तो कौन कौन से मंसूबे हैं इसमें? इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ के नाम तो आपने ले लिए, जैसे ML1 है, गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर एनर्जी के कई 100 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शिकार हैं मुख्तलिफ, इसका कईयों पे स्टे का मामला है। इसी तरह एजुकेशन के, स्कॉलरशिप के जो मामलात हैं वो हैं, HEC के साथ मामलात जो हैं वो आए दिन कभी ये होता है कभी दूसरे मामलात होते हैं। मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के, उनमें 100 स्कूलों का जो क़याम था वो भी एक इल्तिवा का शिकार है। और इसके साथ साथ जो दूसरे इकनॉमिक जोन जो स्पेशल बनने थे, ख़ासतौर पर जो रशिया कही का है, उसके हवाले से भी उसका नाम आ रहा है। और इस तरह और कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें जो मुश्किलात आ रही हैं उनमें कई जो इकसाम शामिल हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है जिसको लेकर मिनट्स में बड़ी डिटेल से बताया गया है कौन सा प्रोजेक्ट है, वो किस वजह से इल्तिवा का शिकार है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये तफसीलात हैं और आने वाले दिनों में शायद मजीद पे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज। नाज़रीन, बड़ा ये अहम मामला है कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब गवर्नमेंट खुद मान रही है कि वो सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। तो ओपोजिशन तो पहले से ये कह रही थी, अब ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि बड़ा एक अहम प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है और फिर पाकिस्तान और चाइना के जिस तरह के ताल्लुकात हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जितनी तेज़ी से वो हल होंगे तो वो पाकिस्तान के लिए, वैसे ही उसे गेम चेंजर नहीं कहा जाता। वाक़तन कोई भी आप इकनॉमिक कॉरिडोर उठा के देख लें या रेलवे के प्रोजेक्ट्स देख लें या जो बलूचिस्तान में CPEC के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, लेकिन उसमें मज़ीद फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे इंडिया में जो वसी पैमाने पर किसानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज है, उसे अब पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इंडिया में वसी पैमाने पर जारी किसानों का एहतजाज इंडियन गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसमें मकामी सतह पर तनकीद के बाद अब बैनुल-अक़वामी तौर पर भी किसानों के हक में आवाज़ शिद्दत से उठ रही है और इंडियन हुकूमत को गैर मामूली तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के हक में बड़ी खुलकर बात की, जिस पर इंडियंस ने बड़ा बुरा भी बनाया। लेकिन आज अमरीकी पॉप स्टार रिहाना ने 2 माह से जारी किसानों के एहतजाज के खिलाफ इंडियन हुकूमत के इकदामात पर तनकीदी बयान दिया है और एक ट्वीट भी कर दिया, जिसने हलचल मचा दी है। इसी के साथ स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली ग्रेटा थैनबर्ग, जो माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मुहिम की वजह से आलमी शोहरत हासिल कर चुकी हैं, वो भी किसानों के हक में सामने आ चुकी हैं। जबकि बरतानवी रुकने पार्लिमान ने भी मामला ऐवान में उठाने का ऐलान कर दिया है। यक्के बाद दीगरे ऐसे बयानात ने इंडियन सरकार को भूखलाट का शिकार कर दिया है। पहले इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया, जिसमें किसानों के एहतजाज पर बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली तनकीद को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया और उसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेटर्स के जरिए भी ट्वीट्स करवाई गई। आपको याद दिलाते चलें कि इंडिया में गुज़श्ता 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जहां हजारों नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान जो हैं वो मुतनाज़ा ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और इस एहतजाज ने गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली थी, जब इंडियन योम जमहूरिया जो है उसके मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली दारुल हुकूमत में दाखिल हुई और लाल किले तक जा पहुंची, जहां बाकायदा झंडा भी लहराया गया, जहां पुलिस के साथ झड़पें भी हुई और सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया गया। अब भी इंडियन किसान महाज की जानिब से एक बार फिर दिल्ली का रुख करने का ऐलान किया जा चुका है, जिससे निपटने के लिए इंडियन दारुल हुकूमत दिल्ली की दूसरी रियासतों से मिलने वाली सरहदों पर जो है वो सिलाखों, खारदार तारों, पत्थरों और आर्जी दीवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ज़रई कवानीन के खिलाफ मुजाहरा करने वाले किसानों को दिल्ली में दाखिल जो है उनसे होने से रोका जा सके। इन इकदामात को किसान जंगी इकदामात से तशबीह दे रहे हैं, जिनके मुताबिक उनका एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक नरेंद्र मोदी इन मुतनाज़ा कवानीन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देते। ये देखिए गाजीपुर का ही इलाका है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तरीय जो है बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश की गई है कि किसानों का रास्ता जाम किया जाए। ज़मीन में गाड़ी हुई ये कीलें ज़मीन में नहीं गड़ी हैं, लेकिन हमारी छाती पर, हमारी आत्मा पर गड़ी हुई हैं। ये कहना है यहाँ गाजीपुर में बैठे हुए किसानों का। मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो वॉर जोन्स हैं, जो युद्ध के मैदान हैं, मैंने वो कवर किए हैं। मैं अफ़गानिस्तान गई हूँ, मैं इराक़ गई हूँ। आखिरी बार मैंने इस तरह की जो बैरिकेडिंग देखी थी वो काबुल में देखी थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीन और भारत का बॉर्डर है, कभी आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर है भारत की सरकार और भारत के किसानों के बीच। और इस वक्त ये मामला जो है इंडियन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर किसानों का एहतजाज ना सिर्फ मोदी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इंडिया के लिए शर्मिंदगी और सुबकी का बायस भी बन रहा है। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।